मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूँ कि जितनी इन्फॉर्मेशन इस पॉडकास्ट में है, ये सबसे बेहतरीन पॉडकास्ट होने वाला है। तो आप पूरा पॉडकास्ट पक्का देखें। सर, जो हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं और 1000 से ज़्यादा जो है वो क्रिमिनल केसेस जो हैं वो लड़ चुके हैं। आपने कभी सोचा है कि आप बिना जुर्म के भी जेल जा सकते हैं? सर, एक अच्छा वकील कैसे बना जा सकता है? सर, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई मुकदमा लड़ा हो, आप जीत गए हो, पर बाद में आपको पता चला यार मैंने तो गलत आदमी को जिता दिया है? जी, ऐसा भी हुआ है कई बार। सर, कोई भी पुलिस वाला, कोई भी पोस्ट वाला कहीं भी गाड़ी रोक के चालान काट सकता है क्या? सर, जब भी गांव में लड़ाई होती है, चाहे छोटी सी लड़ाई हो, तो गांव के लोग बोलते हैं तेरे को कोर्ट में देख लूंगा, तो उनको कोर्ट पे पूरा भरोसा होता है। तो क्या वहाँ पे न्याय मिलता है सर? इसमें ऐसा है कि हमें अपने बच्चों को जो आजकल स्कूलों में शिक्षा दी भी जा रही है, गुड टच बैड टच है, इसके बारे में उन्हें ज्ञान ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि छोटे से छोटा ऑफेंस, यहाँ तक कि जो राह चलते किसी पे कमेंट पास करना है या किसी का घर तक पीछा करना है, इन ऑफेंसेस की भी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स हैं इस एक्ट। अगर कोई चिट्टा बेचता पकड़ा गया तो कितने ग्राम पे जेल होती है और इसका कैसे रहता है? एक बार युवाओं को इसके बारे में बता दें। जय श्री राम। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल विकास राणा विक्की में। आपने कभी सोचा है कि आप बिना जुर्म के भी जेल जा सकते हैं? इससे कैसे बचा जा सकता है? हिमाचल में कौन से ऐसे लोग हैं जो हर इंसान को पता होने चाहिए? आज जो मैं पॉडकास्ट करने वाला हूं, एक ऐसी शख्सियत का करने वाला हूं जो हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं और 1000 से ज़्यादा जो हैं वो क्रिमिनल केसेस जो हैं वो लड़ चुके हैं। तो मेरे साथ में हैं श्री विजेंद्र कटोच जी। विजेंद्र कटोच जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे लिए समय निकाला। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में मेरे दर्शकों को बताइए कि आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई, आपकी फैमिली के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बता दीजिए। राणा जी, जय श्री राम। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आप मेरे साथ एक पॉडकास्ट करें। सर, शुरुआती जीवन का तो ऐसा है कि मेरा जन्म जो है वो यहीं जयसिंहपुर तहसील की मोलक गांव में हुआ था और मेरे पिताजी एक प्रशासनिक अधिकारी थे। उनकी जॉब की नेचर की वजह से मेरा बचपन जो है या स्कूलिंग जो है वो कई जगह पर हुई, जैसे मंडी, सरकाघाट, कुल्लू, चंबा और शिमला। स्कूल एजुकेशन शिमला से कंप्लीट करने के बाद मैंने ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 11 चंडीगढ़ से करी है और उसके बाद मैं लॉ करने कालम चला गया था। वो भी एचपी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड एक कॉलेज है। लॉ करने के बाद एलएलएम मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की है। तो कुल मिलाकर संक्षिप्त रूप से ये मेरा एजुकेशनल कैरियर है और इस तरह से मेरे जो है अर्ली एजुकेशन और लेट एजुकेशन हुई है। सर, बचपन से आपने सोचा था कि आप इसी फील्ड में जाएंगे या पहले कुछ और बनना चाहते थे? देखिए राणा जी, जैसे एक नैसर्गिक रूप से होता है, हर बच्चे के लिए उसका पिता एक रोल मॉडल होता है। मेरे पिताजी प्रशासनिक अधिकारी थे तो मन में ये बात तो ज़रूर थी कि आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर बना जाए। लेकिन जैसे जैसे वक्त चलता है, जब मैं ग्रेजुएशन में पहुंचा तो मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बड़ा इन्वॉल्व रहा। मैं सेक्टर 11 चंडीगढ़ में वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड रहा फाइनल ईयर में, और सेकंड ईयर में पार्टी प्रेसिडेंट था, पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का कैंपस प्रेसिडेंट था। तो उस दौरान, क्योंकि आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि हम राजनीति और लॉ को अलग नहीं कर पाएंगे, ज़्यादातर राजनेता हमारे देश के लॉयर्स भी हैं, और एक और बहाना मिलता था उस ज़माने में जो बचपने वाली बात है कि ये कहा जाता था अगर आप लॉ करेंगे 3 इयर्स कोर्स है और यूनिवर्सिटी में 1 साल एक्स्ट्रा मिलेगा। तो मेरा सोचना यह था कि 1 साल एक्स्ट्रा इलेक्शन लड़ने के लिए भी मिलेगा, स्टूडेंट पॉलिटिक्स करने के लिए भी मिलेगा। तो इस तरह से ये जो है लॉ की तरफ रुझान हुआ। लेकिन एक बार जब पढ़ना शुरू किया उसके बाद मैंने कभी ना तैयारी करी प्रशासनिक सेवाओं की, ना उसके बारे में सोचा है। सर, एक अच्छा वकील कैसे बना जा सकता है? और जो युवा आजकल एडवोकेट का कोर्स कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अच्छा वकील बनने के लिए 2 बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि हमें जो है एक बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से रहना होगा, क्योंकि लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है, ये एक तपस्या या त्याग को मांगता है। अर्ली उठकर केसेस की तैयारी करनी है और लेट नाइट तक पूरे दिन में कोर्ट में 4 बजे तक काम करने के बाद
शाम को क्लाइंट्स भी अटेंड करने हैं, आपने केसेस भी बनाने हैं, उनकी तैयारी भी करनी है और अपनी परफॉर्मेंस से अपनी फ़ीस को जस्टिफाई भी करना है। इसलिए एक तो ये अनुशासन बहुत ज़्यादा माँगता है, ये तपस्या त्याग है। तो ऐसा कोई भी आदमी जो सरल जीवन चाहता हो, वो कृपा करके इस बारे में ना ही सोचे। दूसरी बात ये है कि इसके अलावा एक और बहुत बड़ी क्वालिटी है जो इसमें चाहिए होगी। हालाँकि जब हम लॉ करते हैं तो किताबी कीड़े हम जिन्हें कहते हैं, बुकिश लोग होते हैं, उनके लिए तो खैर ये प्रोफ़ेशन पूरी तरह से नहीं है। लेकिन आपको जब तक पढ़ने लिखने का शौक़ नहीं है, तब तक आप इस प्रोफ़ेशन में नहीं आ पाएँगे। और पढ़ाई-लिखाई से जब मैं बात कर रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि आप लॉ की ही किताबें पढ़ें। आप कुछ भी पढ़ने की आपकी आदत होनी चाहिए, न्यूज़पेपर और मैगज़ीन से लेकर जीवनियाँ, नॉवेल्स। जितना आप पढ़ेंगे, उतने दिमाग में फ्रेश आइडियाज़ आएँगे और उसी हिसाब से आप कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स कर पाएँगे। तो ये 2 मेरे हिसाब से ये 2 जो हैं, बहुत ही ज़रूरी ये इसकी ज़रूरतें हैं और इसी हिसाब से जो है यंगस्टर्स अपने आप को ढालें। वैसे भी प्रोफ़ेशन में बहुत क्राउड हो गया है। आज की समय में ये बहुत टफ़ प्रोफ़ेशन है। उसकी नज़रिए से भी देखते हुए ये दोनों चीज़ें अपने अंदर इनकलकेट शुरू से करें, ताकि आप एक कामयाब वकील बनें। सर, आपने पहली बार जब ब्लैक कोट डाला और आप हाई कोर्ट गए, तो एक छोटे से गांव से आप थे, तो कैसी फीलिंग आपको आई? देखिए, जो ये काला कोट है, ये अपने साथ-साथ या काला गाउन है हमारा, बैंड लगाते हैं। ये अपने साथ-साथ बहुत बड़ी ज़िम्मेदारियाँ लाते हैं और कोर्ट में जाते ही आप ऑफ़िसर ऑफ़ द कोर्ट कहलाते हैं। क्योंकि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो हैं, उसमें अभियोजन पक्ष या प्रोसिक्यूशन हम जिसे कहते हैं सरकार, एक तो वो पक्ष रहता है। एक बचाव पक्ष या जो प्राइवेट लिटिगेंट्स के वकील होते हैं, वो रहते हैं। 2 साइडें तो ये रहती हैं। तीसरे अंपायर के नाते या एक डिसीजन मेकर के नाते जज रहते हैं। जब तक तीनों पक्ष पूरे अच्छे तरह से अपना काम नहीं करेंगे, तब तक जो है ये काम नहीं अच्छे से हो सकता। इसलिए जब ये बैंड और गाउन दिया जाता है, सीनियर्स उसको गिफ्ट करते हैं। मैं दिल्ली में था और दिल्ली हाई कोर्ट में मेरी अपीयरेंस थी। मेरे सीनियर ने जब मुझे बैंड और गाउन गिफ्ट किया था, तो साथ में ये भी कहा था कि इनकी कदर करना सीखें, ये कभी ज़मीन पर ना जाएं और अपने किसी भी कंडक्ट से जो वकालत के पेशे को जो है आप नीचा ना दिखाएं। और ये बहुत ज़िम्मेदारी का काम है। और सच में राणा जी, ये जब हम किसी के जीवन और मौत से रिलेटेड केसेस कोर्ट में खड़े होकर करते हैं, तो किसी की जान भी जा सकती है हमारे गलत आर्ग्यूमेंट से। तो ये इस लिहाज से भी ये बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला और डिमांडिंग काम है, और जिसके लिए जो मैंने पहले ही कहा, ज़िम्मेदारी समझिए और अच्छे से अपने काम को करिए। सर, हमने अक्सर मूवीज़ में देखा है कि कहते हैं कि वकील से बच के रहना, वकील बहुत खतरनाक होते हैं। जी। तो सच में कि हर किसी को वकील से बच के रहना चाहिए? ऑन द कॉन्ट्रेरी, मैं ये कहना चाहूँगा इसके बरखिलाफ़ कि दरअसल हमारे समाज के हर एक आदमी को कहीं न कहीं ज़िंदगी में किसी न किसी स्टेज पर एक वकील की ज़रूर पड़ जाती है। जिस तरह से आजकल हर आदमी लॉ को जानता भी है और लॉ को मानता भी है, आप देखेंगे कि राह चलते छोटे-छोटे डिस्प्यूट से लेकर देशों के डिस्प्यूट, ये सब लॉ से ही चलते हैं। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो समाज में रहता है, वो पूरी तरह से लॉ के ऑपरेशन से या लॉ के क्रियान्वयन से या लॉ के तहत ना आए, ऐसा पॉसिबल नहीं। ज़मीनी झगड़ों से लेकर क्रिमिनल मैटर्स, लड़ाई झगड़े, ज़मीनी विवाद हो गए, और कोई पैसों का लेन-देन है, बिज़नेस से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, टेंडर्स हैं, सरकार के साथ आपका कोई बड़ा और कोई नौकरी से रिलेटेड डिस्प्यूट हो जाए, हर काम के लिए आपको वकील की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, ये जो एक धारणा बन गई है मूवीज़ के करके, इसमें मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये एक धारणा ही है, क्योंकि जिस तरह से वो मूवीज़ दिखाते भी हैं और जिस तरह से कोर्ट की डिपिक्शन करते भी हैं, तो उस तरह से और उतनी फ्रीडम से वहाँ पे केसेस नहीं होते हैं। कोर्ट्स के पास बहुत कम समय है, जिनमें उन्होंने बहुत कम समय में 100 या 150 केसेस की लिस्ट खत्म करनी होती है। और जो आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट्स के अंदर होते हैं, वो बिल्कुल टू दी पॉइंट होते हैं। हल्का-सा भी दाएँ-बाएँ जाने पर कोर्ट आपको टोक देगी। अच्छा। और इस लिहाज से ड्रामेबाज़ी मूवीज़ में ज़्यादा है। ये वैसे ही है राणा जी, जैसे ठाकुरों की एक इमेज बना दी गई है कि वो हमेशा ज़ालिम ही होते हैं, तो ये उसी तरह से। सर, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई मुकदमा लड़ा हो, आप जीत गए हों, पर बाद में आपको पता चला यार मैंने तो गलत आदमी को जिता दिया है, कभी ऐसा हुआ है आपके? जी, ऐसा भी हुआ है कई बार, लेकिन ऑन दी कॉन्ट्ररी इसमें भी ये भी एक गलत धारणा के तहत ही प्रश्न आ रहा है मेरी समझ से। कारण ये है कि जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, अगर आप देखिए, कहावत है, कहते हैं कि वकील से और डॉक्टर से कभी कोई रोग छुपाना नहीं नहीं चाहिए। चाहिए।
तो जब हमारा क्लाइंट हमारे पास आता है तो हम उनसे शुरू में ही कहते हैं कि आपने जो कुछ किया है, जैसे-जैसे हूबहू हुआ है, अगर आप हमें हूबहू वैसा ही नहीं बताएँगे, तो हम आपको डिफेंड नहीं कर पाएँगे। इसका कारण राणा जी ये रहता है कि जो हमारी एजेंसीज़ हैं, फ़र्ज़ करिए पुलिस है, तो बहुत ज़्यादा कागज़ी कार्रवाई होने की वजह से पुलिस उसमें अपने इनपुट्स बहुत सारे डालती है और वही केस को कमज़ोर करता है। इसलिए हूबहू वो चीज़ें हमारे से डिस्कस की जाती हैं। हमें हमारा क्लाइंट बताता है कि वो गुनहगार है कि नहीं है। अगर हम ईमानदार वकील हैं तो हम उससे ये बात ज़रूर जानेंगे, या उसके घर वाले आते हैं। काफ़ी बार वकील जो है वो जेल में है, उसके घर वाले मियाँ बीबी आ जाते हैं या बच्चे आ जाते हैं, तो उनसे पूरी सच्चाई जानने के बाद ही जो है केस की एक इफ़ेक्टिव तैयारी हो सकती है, और उसके बाद ही हम ये तैयारियाँ करते हैं। इसलिए हमें पहले ही पता होता है। और कभी-कभार अगर ऐसा बाद में पता चले तो सिर्फ़ इतना दुःख ये ज़रूर होगा कि उसने हमें सच्चाई नहीं बताई है, जी, जी। तो सच से दूर भागना जो अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात मैं राणा जी एक बात कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग जो हैं अभी हाल ही में कुछ बयानात भी आए कि वकील लोग जो है वो जो समाज के गलत वर्ग हैं, नशेड़ी हैं, इनके केसेस लड़ रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो मैं और आप या हमारे जो भी साथी हैं इस देश का नागरिक है, वो सभी कानून से बंधे हैं। जो एडवोकेट्स हैं वो एक एडवोकेट्स एक्ट 1961 है, एक इनैक्टमेंट है भारत सरकार की पार्लियामेंट की, जिसके तहत हम बंधे हैं। बहुत कम लोग शायद ये जानते होंगे कि उसके तहत अगर हमारे पास मुकदमा आ जाए तो उसको हम रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते। दैट विल बी रनिंग अवे फ्रॉम द ड्यूटी। इसलिए जब भी कोई केस आता है उसके गुण दोष के आधार पर नहीं, अपना कर्तव्य समझकर हम उसे करते हैं। और जैसे दिल्ली में मेरे सीनियर एक बार कहते थे कि इसे डिस्पैशनेट यानी कि इमोशन के बिना ही किया जाता है, तभी उसमें अच्छी परफॉर्मेंस आती है। अगर हम इमोशन में एम्ब्रॉयल्ड हो जाएँगे तो वो परफॉर्मेंसेज़ फिर कोर्ट्स में नहीं आएँगी। सर, कोई भी पुलिस वाला, कोई भी पोस्ट वाला कहीं भी गाड़ी रोक के चालान काट सकता है क्या? देखिए, किसी भी स्थिति में या किसी भी वक़्त चालान तो नहीं काटा जा सकता। चालान जो है वो मोटर व्हीकल एक्ट है हमारे देश में, जिसके तहत ये सब गाड़ियाँ चलती हैं बड़ी-छोटी। उनकी अगर कोई वायलेशन मौके पर नज़र आती है, तो उस समय ज़रूर पुलिस अधिकारी जो है, वो चालान काट सकता है। और एज़ अ लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हमें अपनी गलती माननी भी चाहिए और उस चालान के प्रोसेस को फुलफ़िल करना भी चाहिए, जो भी है। लेकिन इसमें एक बात ज़रूर है, क्योंकि ये कुछ प्रश्न आते भी हैं, कौन से ऐसे अधिकारी हैं जो चालान वगैरह काट सकते हैं? तो इस तरह के प्रश्न उठते रहे हैं पब्लिक के दिमाग में। मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें हिमाचल प्रदेश सरकार की जो नोटिफ़िकेशन 2018 की है, उसके तहत जो ऑनररी हेड कांस्टेबल्स हैं, एचएचसीज़, अच्छा, who have done a special course in traffic. That course is अच्छा, of 1 month. Only they are empowered to take out your challans. अच्छा। इसके अलावा वैसे अब वक्त के साथ-साथ और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ-साथ अब तो कैमरास के थ्रू भी चालान हो रहे हैं ओवर स्पीडिंग वगैरह के। तो जब तक कानून के दायरे में कोई चालान है, ठीक है। अगर नहीं है, तो इसका सवाल ये है कि एक आम नागरिक क्या करे? उसके 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ऑनलाइन आप ई-समाधान है, उस पे आप जाकर जो है उसकी एक ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं कि जी, मैं मौके पर प्रेज़ेंट नहीं था। उसके लिए जैसे फ़र्ज़ करिए आप जीपीएस लोकेशंस वगैरह शेयर की जा सकती हैं पुलिस के साथ। हाँ जी। फ़र्ज़ करिए चालान जयसिंहपुर में कट रहा है, आप लंबा गाँव में हैं, तो आप अपनी जीपीएस लोकेशन शेयर कर सकते हैं। मैं लंबा गाँव में था, तो ये चालान मेरा तो नहीं हुआ। इस तरह से या तो ई-समाधान में आप जाइए, या ई-समाधान में नहीं तो आप नज़दीकी पुलिस थाने में भी जा सकते हैं। नज़दीकी पुलिस थाने में मौके पर जो डॉक्यूमेंट्स आप शेयर कर सकते हैं, वो उनके साथ आप शेयर करिए। कोई विटनेस है तो उसको भी बताइए कि ये ऐसी बात है। जैसे हम किसी फंक्शन में हैं और हमारा चालान कोई काट रहा है, तो मौके पे अगर हम किसी की शादी में नाच रहे हैं, कोई हमारा काटे, तो इस तरह के जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शंस अवेलेबल। और इस देश का कानून इतना सशक्त है राणा जी कि गलत चालानों को रद्द भी किया जाता है और कंपाउंडिंग भी की जाती है, दोनों है। मेरी तो गुज़ारिश नागरिकों से यही है कि वो कानून को मानें, मोटर व्हीकल्स एक्ट को पूरी तरह से मानें, अपने गाड़ियों को उन्हीं शेप्स एंड साइज़ेज़ में और उसी तरीके से रखें जैसे मोटर व्हीकल्स एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है। उनके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि ये सब चीज़ें फ़र्ज़ करिए ओवर स्पीडिंग है या ड्रंकन ड्राइविंग है, ये सब चीज़ें हमारी जान के लिए भी घातक हैं। और अगर हम बच जाएँ, किसी और की जान के लिए घातक हो, तो ग्लानि ज़्यादा होगी और समाज का नुकसान भी बहुत होगा। सर, जब भी गाँव में लड़ाई होती है, चाहे छोटी-सी लड़ाई हुई, तो गाँव के लोग बोलते हैं, तेरे को कोर्ट में देख लूँगा। तो उनको कोर्ट पे पूरा भरोसा होता है। तो क्या वहाँ पे न्याय मिलता है सर? देखिए, वैसे तो ये कोर्ट्स ऑफ लॉ हैं, कोर्ट्स ऑफ जस्टिस भी होती हैं, दोनों ही होती हैं, लेकिन स्ट्रिक्टो सेंसो ये अगर हम इन्हें कहें तो ये रूल ऑफ लॉ है इस देश में।
और ये कोर्ट ऑफ लॉ है। इसे कोर्ट ऑफ जस्टिस भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये कोर्ट ऑफ जस्टिस तभी अपने आप को कन्वर्ट कर पाती हैं अगर सब स्थितियाँ कानून के मुताबिक हों। बड़ा बारीक अंतर है। अगर कोई कानून बना है और उसमें कहीं किसी के छूटने का प्रावधान है और कानून के तहत छूट रहा है, तो वो छूट जाएगा। हो सकता है न्याय ना हो, क्योंकि ये देश तालिबानी या तुगलकी कानूनों से नहीं, बल्कि एक सभ्य समाज के सिविलाइज्ड कानूनों से चलता है। और कानून की ज़रूरत राणा जी इसलिए है कि वहाँ पे बैठकर 550 के करीब जो हमारे सांसद हैं लोकसभा में, और उसके अलावा राज्यसभा के सांसद हैं, ये सब मिलकर 750-800 आदमी की कलेक्टिव विजडम की वजह से एक कानून बनता है और उसे अमली जामा पहनाया जाता है। तो ये कोर्ट ऑफ लॉ है, मैं ये कहूँगा। ये कचहरियाँ हमारी कोर्ट ऑफ लॉ हैं। कोर्ट ऑफ जस्टिस भी होती हैं, लेकिन हर मौके पर। सर, कोई हम पे झूठा केस करता है और हमें जेल भी हो जाती है, बाद में पता चलता है कि उसने झूठा केस किया था, तो उस झूठे इंसान को बाद में कुछ कार्रवाई होगी उसके ऊपर? जी, इसमें ऐसा है, जो प्रश्न आपने जिस तरह से फॉर्मुलेट किया है उसको मैं रीफ्रेज कर देता हूँ। उसके दो स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं राणा जी। किसी आदमी ने आप पे झूठा केस किया है और आप छूट जाते हैं, और एक तो स्थिति ये है कि आप पहली बार में ही छूट जाते हैं। ये एक स्थिति। मान लीजिए सेशन कोर्ट में मुकदमा चलता है, आप छूट जाते हैं, या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास मुकदमा चलता है, आप छूट जाते हैं। एक स्थिति तो ये। दूसरी स्थिति में आपको थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा आपके प्रश्न से, कि मान लीजिए सजा हो जाती है। अब फर्ज करिए सेशन कोर्ट से सजा हो जाती है, तो आगे कहीं अपील दलील में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से आप छूट जाते हैं, तो इन दोनों का एक इलाज, आपको कानून की किसी कचहरी से अपने आप को निर्दोष तो साबित करवाना पड़ेगा। उसके बाद आप उस व्यक्ति के ऊपर मलिशियस प्रोसिक्यूशन का मुकदमा कर सकते हैं, और जब जजमेंट आपके फेवर में आई है, इसके तहत आप निर्दोष साबित हुए हैं, उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको ये मुकदमा उसके ऊपर करना होगा, और कोर्ट की फाइंडिंग्स आपके फेवर में क्लियर कट होनी चाहिए कि आप बिल्कुल उसमें बरी हुए हैं। शक की बिना पर अगर आपको छोड़ा जाएगा तो आप मलिशियस प्रोसिक्यूशन के दावे का फ़ायदा नहीं लेते। अच्छा सर, कुछ लॉज जो हर हिमाचली को पता होने चाहिए, जैसे पोस्को एक्ट हो गया या कुछ भी हैं, तो आप दर्शकों को बताइए, जो सबको मतलब एक आम आदमी को भी उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। देखिए, जो इस देश का सबसे बड़ा कानून है, मैं पॉक्सो और बाकी के लॉज पे भी आऊँगा, लेकिन जो बेसिक कानून है इस देश का वो संविधान है। मेरा तो सरकार से भी करबद्ध प्रार्थना है कि वो संविधान की पढ़ाई को जो है वो कंपलसरी करें, इसको स्कूल के लेवल से ही इंट्रोड्यूस करें। 5वीं के बाद ये पढ़ाई शुरू होनी चाहिए। हमारा प्रियम्बल क्या कहता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं इस देश में, जिन्हें हम हिंदी में मौलिक अधिकार कहते हैं, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या हैं, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं। एक सिटीजन होने के नाते हमें अपने अधिकारों के लिए हम बड़ी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, लेकिन हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं, या जो हमारे फोर फादर्स थे, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, या गौ रक्षा है, या पर्यावरण की रक्षा है, ये सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर सरकारें कानून बनाती हैं। इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे हो गया। इन चीज़ों का अगर हमें ज्ञान हो तो हम सरकारों से इल्तिजा कर सकते हैं, अपने सांसदों से, विधायकों से इल्तिजा कर सकते हैं कि वो उन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के हिसाब से इस देश के कानून बनाएं। लेकिन आज की डेट में क्योंकि संविधान पढ़ाया नहीं जाता, आम आदमी को संविधान का ज्ञान नहीं है, तो इस करके थोड़ी सी समस्या ये है कि इस वजह से हम अपने सही दिशाओं में नहीं जा पाते। कई बार एक नागरिक जो है वो सरकार को जैसे गाइड कर सकता नहीं कर सकता, वो सरकार पर छोड़ देता है, सरकार जो कानून बनाए बनाए। और अगर संविधान की पढ़ाई हो तो शायद वो सरकार को भी गाइड कर पाएगा। अच्छा, एक और बात है, कोई भी कानून इस देश का है, अगर वो संविधान के किसी भी धाराओं के खिलाफ जाता है या किसी भी गवर्नमेंट्स के खिलाफ, उसमें जो कंटेंट है उसके खिलाफ जाता है, तो वो कानून जो है वो नल एंड वॉइड। ये भी हमें तभी पता लगेगा अगर हमें संविधान का ज्ञान हो। अच्छा, बात की है आपने राणा जी पॉक्सो की, तो पॉक्सो की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें पहले ये समझना भी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि बच्चों के लिए तो इसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। ये जो पॉक्सो है, इसमें 3 तरह के ऑफेंसेस आते हैं। वैसे इसकी ज़रूरत तो बेसिकली इसलिए पड़ी थी कि जो छोटे छोटे लड़के लड़कियां हैं उनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट और सेक्सुअल असॉल्ट और यूज़ फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस जो बच्चों का है, वो किसी स्टेज पे बहुत बढ़ गया। और इसकी सिचुएशन अलार्मिंग होने के बाद सरकार ने ये समझा कि पॉक्सो एक्ट को इनैक्ट किया जाए। उन्होंने 2012 में से इनैक्ट किया। उसके बाद भी राणा जी 2012 के अंत में दिसंबर महीने में एक बहुत बड़ा
केस हुआ था, शायद आपको ज्ञान हो, निर्भया केस हुआ था बहुत बड़ा। उसके बाद क्रिमिनल लॉज में भी और अमेंडमेंट्स की गई और उसे और सख्त किया गया है। जैसे उसमें गैंग रेप का ऑफेंस अलग से इंक्लूड किया गया है, और इसी तरह से कोई अगर अपनी ऑफिशियल पावर का मिसयूज़ करता है किसी लेडीज़ के साथ गलत करने के लिए, तो उसमें सेपरेट ऑफेंसेस हैं और इसमें उम्र कैद तक के प्रावधान हैं। जब क्रिमिनल लॉज की अमेंडमेंट हुई है आईपीसी और सीआरपीसी की, उसके बाद ये मजबूरी हो गई थी कि पॉक्सो में भी अमेंडमेंट्स की जाएँ, क्योंकि क्रिमिनल लॉ की जो मेजर अमेंडमेंट्स थी उसमें एज ऑफ कंसेंट, जो कहते हैं आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बने, उसे 18 से 16 कर दिया गया था। पॉक्सो एक्ट में वो पहले से ही 16 है, जो पहले से 18 से कम के बच्चे को बच्चा ही माना जाएगा एज अ चाइल्ड। डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड, एनीबडी हु इज अंडर 18 इज अ चाइल्ड इन पॉक्सो एक्ट। तो क्रिमिनल लॉज को भी पॉक्सो के हिसाब से किया गया, और जो क्रिमिनल लॉज की अमेंडमेंट्स में सजाएं बढ़ाई गई, जैसे कि फ़र्ज़ करिए सजाए मौत है, वो भी पॉक्सो में इंक्लूड की गई। अब पॉक्सो से हम डील कैसे करें, ऐसा ये संबंध बनेगा। और इसमें ऐसा है कि हमें अपने बच्चों को जो आजकल स्कूलों में शिक्षा दी भी जा रही है, गुड टच बैड टच है, इसके बारे में उन्हें ज्ञान ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि छोटे से छोटा ऑफेंस, यहाँ तक कि जो राह चलते किसी पे कमेंट पास करना है या किसी का घर तक पीछा करना है, इन ऑफेंसेस की भी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स हैं इस एक्ट। और जो इस देश के नागरिक हैं या जो यंगस्टर्स, बच्चे, युवा पीढ़ी जो ये समझती है कि कानून हाथ में लिया जा सकता है, और कई बार वो इस तरह की गलतियां जवानी के जोश में कह लें या गलत संगत की वजह से कह लें, ऐसी हरकतें, या फिल्मों के इन्फ्लुएंस में आके आप कह लें सीटियाँ बजाते हैं, लड़कियों का पीछा करते, तो उन्हें ये समझना चाहिए कि हम एक सभ्य समाज में रहते हैं, यहाँ पे स्ट्रिक्ट कानून है, और ऐसी छोटी सी गलतियों के लिए उन्हें 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो इसके बारे में उन्हें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और हमें अपने बच्चों को जब हम रिश्तेदारी वगैरह में भी भेजते हैं या फंक्शंस में भेजते हैं, थोड़ी केयर पेरेंट्स को भी ज़रूर करनी चाहिए। सर, इस लाइन में आपका रोल मॉडल कौन है? देखिए, बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है, ये नाम भी बड़ा लेजेंडरी है। अच्छा। मैं आपसे राम जेठमलानी जी का जिक्र करूंगा। अच्छा। ये राम जेठमलानी जी जो आज़ादी से पहले सिंध हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, और प्रैक्टिस करने के लिए ही वो जो बेसिक कंडीशन थी 18 ईयर्स ऑफ एज, ही वॉज नॉट हैविंग दैट एज। अच्छा। एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होने के नाते उन्होंने बहुत पहले उसमें कर लिया था, लॉ कर लिया 18 साल से पहले। तो पहला मुकदमा उन्होंने अपना खुद का लड़ा था। अच्छा। उसके अलावा KM नानावती केस उनका बड़ा मशहूर है, राजीव गांधी के असैसिन्स का केस उन्होंने लड़ा है, इंदिरा गांधी के असैसिन्स का केस उन्होंने लड़ा है। इस देश में जो हम क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस करते हैं उसमें जेठमलानी साहब की इतनी जजमेंट्स हैं कि एक तरह से ही वॉज एन अथॉरिटी ऑन द सब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ। अच्छा। और एक तो कारण उनको पसंद करने का ये है कि वो प्रोफेशनली ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट। सेकेंडली, एज अ पर्सनैलिटी ऑल्सो वी सी हिम, तो हम ये देखेंगे कि कभी भी वो अपने जीवन काल में, फर्ज करिए इमरजेंसी के समय में या बाद में भी, सरकारों से कभी डरे नहीं। अच्छा। वो अकेले ही एक आम सिटीजन की लड़ाई, इमरजेंसी के समय में फंडामेंटल राइट्स की लड़ाई थी, वो लड़ाइयाँ या तो स्पॉन्सर डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो करते रहे हैं, और पूरा समय सरकार के खिलाफ, ब्लैक मनी के खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। अच्छा। तो इसलिए भी वो मेरे रोल मॉडल हैं। बल्कि मैं आपसे शेयर करूंगा, एक एनेक्डोट है कि व्हेन आई फर्स्ट सॉ हिम इन दिल्ली हाई कोर्ट, ही वाज आर्ग्यूइंग वन मैटर। वो एक मैटर आर्ग्यू कर रहे थे, तो जब मैं कोर्ट रूम में एंटर हुआ, मुझे पता नहीं था कि वो शायद अंदर आर्ग्यू कर रहे होंगे, जैसा होता है बहुत सारे कोर्ट रूम्स होते हैं। तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। अच्छा। तो ऐसा जीवन काल में शायद एक ही बार हुआ है कि किसी आदमी को देखने के बाद किसी के रोंगटे खड़े हो जाए। और 90+ ईयर्स तक, लगभग 92 ईयर्स तक उन्होंने प्रैक्टिस की है। तो वो भी एक इस करके भी वो एक इंस्पिरेशन का सोर्स है हम लोगों के लिए। सर, आजकल यहाँ पे चिट्टा ज़्यादा चल रहा है जी। तो अगर कोई चिट्टा बेचता पकड़ा गया तो कितने ग्राम पे जेल होती है और इसका कैसे रहता है? एक बार युवाओं को इसके बारे में बता दें। देखिए, चिट्टा के बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पहला तो लोग कहते नहीं हैं, लेकिन इसमें सरकार की बहुत बड़ी गलती है। ये जो खासकर चिट्टा है, ये ज़्यादातर अक्रॉस दी बॉर्डर से ही आ रहा है। हाँ जी। और हिमाचल प्रदेश में ये पंजाब बॉर्डर से आ रहा है। हाँ जी। क्योंकि जो पारंपरिक रूप से जो नशे यहाँ किए जाते हैं स्टेट में, उसमें से चरस और अफीम, भांग इत्यादि ये सब चीज़ें ली जाती थी, जो कि कुदरती प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन ये जो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स है चिट्टा, ये पंजाब बॉर्डर से आता है। इसमें सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है कि इस
हद तक आता है कि गांव-गांव में, शहर-शहर में जी, ये बेचा जा रहा है। बेचे जा रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक सज़ा की बात है राणा जी, इसमें सिर्फ़ यही नहीं है कि जो बेच रहा है, अच्छा, इसमें जो यूज़र है, वो भी जेल जाएगा, जो यूज़ कर रहा है, जो वो पी भी रहा जेल है, जो जाएगा, हाँ जी, और जो इसको फाइनेंस कर रहा है, वो भी जेल जाएगा। अच्छा, अगर किसी की गाड़ी इस्तेमाल हुई है, तो वो भी जेल जाएगा। अच्छा, ये कानून बेहद सख्त कानून है। और जहाँ तक स्मॉल क्वांटिटी आपके पास पकड़ी जाती है, जैसे चिट्टे में 5 ग्राम से नीचे जो स्मॉल क्वांटिटी, अच्छा, स्मॉल क्वांटिटीज़ में तो बेलेबल ऑफेंसेस हैं, अच्छा, आपको ज़मानत मिल जाएगी। लेकिन इंटरमीडिएट क्वांटिटी या कमर्शियल क्वांटिटी है, कमर्शियल क्वांटिटी इसमें 250 ग्राम से ज़्यादा है। और अगर आप उसमें पाए जाते हैं, तो ऐसे भी केसेस देखेंगे जहाँ पे लोग 5-5, 6-6 साल से जेलों में सड़ रहे हैं, उन्हें कोई अच्छा, कोई बचाने वाला नहीं है। साथ में कुछ ऐसे केसेस भी थे जहाँ पर जिसे पकड़ा जाता है, वो कुछ लोगों का नाम लेता है, अच्छा, वो भी जेल जाते हैं। अच्छा, पूरी-पूरी चेन्स जेल जेल जाती हैं। 20-20 आदमी, 25-25 आदमी। यहाँ पे अभी शिमला में शाही महात्मा वाला केस एक बड़ा मशहूर चल रहा है, जिसमें कि 100 के करीब से उससे भी अधिक लोग अंदर चले गए हैं, अच्छा, क्योंकि उसमें डिस्क्लोज़र्स आई हैं, बैंक स्टेटमेंट्स हैं, फ़ोन कॉल्स हैं, जिनके बेसिस के ऊपर। तो ये तो अगर कोई आदमी इन गतिविधियों की तरफ जा रहा है, तो मैं तो ये कहूँगा कि वो आग के साथ खेल रहा है। अच्छा, इसमें हाथ ना सिर्फ जलेंगे, बल्कि इतनी बुरी तरह से जलेंगे, उनका कोई इलाज नहीं होगा। क्योंकि ये तो मैं आपसे सिर्फ ज़मानत के स्टेज पे, जब मुकदमेबाज़ी चल रही होती है, उस स्टेज की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अगर इसमें सज़ाएँ हो जाएँ, तो इसमें सज़ाएँ भी बहुत ज़्यादा हैं। 20-20 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, 15-15 साल, अच्छा, 11-11 साल, 10-10 साल, 12-12 साल कोर्टें सज़ा कर रही हैं। तो मैं फिर करबद्ध प्रार्थना ही करूँगा युवाओं से, और जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि ये इस तरह के काम में ना पड़ें। ये सिर्फ़ एक आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाएगा। आपका जीवन बर्बाद हो सकता है, बल्कि पक्का बर्बाद होगा। और आप अपने साथ-साथ ना सिर्फ दूसरों का, बल्कि इस देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि अगर किसी देश को कमज़ोर करना हो, तो ये तो उसकी जड़ों में आप उसकी नसों में जो है नशा, नशा डाल दीजिए। तो इस बारे में तो राणा जी, जैसे आप मोटिवेटेड रहते हैं, तो हमारा, आपका, या जो समाज के पेरेंट्स हैं, हमारे साथी हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ावा दें। क्योंकि आजकल ये एक चलन बढ़ क्यों रहा है, सवाल ये है। तो चलन बढ़ इसलिए भी रहा है कि जो शहरों में खासकर बच्चे हैं, जो धनाढ्य परिवारों के बच्चे हैं, अपने घरों में बैठे हैं, और सोशल एक्टिविटीज़ नहीं है आज की डेट में, फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं है आज की डेट में। अपनी कुंठा के लिए या किसी भी तरह से उन्हें एक हाई चाहिए, उसके लिए वो ये नशों में पड़ जाते हैं। पैसा उनके पास है, जी, और उसके लिए, पर ये नशा इतना खतरनाक है कि अगर एक बार आप नशा कर लें, तो आप सदा के लिए इसके आदी बन जाते हैं। जी, तो जो पारंपरिक नशे हैं, लोग शराब पीते थे, सिगरेट पीते थे, 20-20 साल के बाद वो मौत के द्वार पर जाते थे। लेकिन ये एक ऐसा नशा है, आप एक ओवरडोज से भी आप मर सकते हैं, फर्स्ट। तो हमें ऐसा क्यों करना है, कि हमें सोचना चाहिए। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, वो अपने आप को फुटबॉल में, क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में, कबड्डी में, जिमिंग करें, जी, योगा करें, अपने आप को उस नशे की तरफ धकेलें, क्योंकि खेल का अपना एक नशा है। जी। तो मेरी तो यही प्रार्थना है कि युवा लोग इसी तरफ जाएँ। एक प्रश्न है सर, जैसे कि कोई गाड़ी में जा रहा है, उसको किसी ने लिफ्ट मांगा, उसने उसको लिफ्ट दे दिया, उसके पास चिट्टा है, आगे पुलिस वाले ने उसको पकड़ लिया, और तो क्या जो गाड़ी जिसने लिफ्ट दिया था, उसके ऊपर भी केस बनेगा? जी, ऐसे बहुत सारे केस अच्छा, ऐसे बहुत सारे केस हैं, जब वो गाड़ी में गलत लिफ्ट देने की वजह से जो है, आदमी जेल गए हैं। अच्छा, यहाँ पर तो पुलिस वाले हैं, अधिकारी, उनके ऊपर इस तरह का केस चल चुका है। अच्छा, आज के समय में कुछ ऐसे कुख्यात इलाके हैं या ऐसी बेल्टें हैं हमारे प्रदेश में, जहाँ पे तो किसी को लिफ्ट देनी ही नहीं चाहिए कभी। बल्कि कोशिश करें कि अगर आपकी जान पहचान का कोई आदमी नहीं है, तो उसे लिफ्ट ना ही दें, तो बेहतर है। खुद भी सेफ रहें और दूसरे को भी सेफ रखिए, क्योंकि अ, एक लापरवाही से हम किसी को लिफ्ट दे दें, और उस छोटी सी बात के लिए अगर 2 या 3 साल हमारी ज़मानत ना हो, हाँ जी, तो एक जो दया भाव हमने गलत जगह दिखाया है, ओ। उसका हमें नुकसान हो सकता है। दया भाव का, राणा जी, मजाक में ही कहूँ या कुछ भी कहूँ, मैं आपसे सीरियसली कहूँ, दोनों तरफ से अब ये वक्त नहीं, नहीं। जिस हिसाब से माहौल। सर आखिरी प्रश्न है, जैसे कि हमारा मोटिवेशन फिटनेस क्लब है, सर उसको थोड़ा सा आप मोटिवेट भी कीजिए, और क्या कहना चाहेंगे आप हमारे क्लब के लिए? मैं, राणा जी, आपको पहले तो बहुत बड़ी मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जो सोशल मीडिया उसके ऊपर आपकी गतिविधियों को देखता भी रहता हूँ, और
ब्लड डोनेशन कैंप से लेकर पशु पक्षियों की सेवा करते हैं आप, और बच्चों को मार्शल आर्ट्स भी सिखाते हैं। उसके अलावा आप खुद भी काफ़ी एक्सरसाइज की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, वीडियोस डालते हैं, मॉडलिंग वगैरह के जैसे आपके शौक़ हैं, आप इस तरह की पॉडकास्ट कर रहे हैं, समाज तक कुछ शख्सियतों का विचार पहुंचा रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। तो एक तो आप बहुत बड़ी बधाई के पात्र हैं और आपकी पूरी टीम भी बधाई की पात्र है। दूसरी बात यह है कि मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, पर ये पॉडकास्ट खत्म होने के बाद मैं कुछ फाइनेंशियल रूप से कुछ टोकन आपको ट्रांसफ़र भी करूँगा ताकि आप इसको बढ़ावा दे सकें। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसका दायरा बढ़ाइए, समाज में और लोगों को इसमें आप शामिल करिए, क्योंकि आप एक लेवल तक पहुँच चुके हैं, कुछ गाँव तक, कुछ लोगों तक आपकी ऑलरेडी पकड़ है। और ख़ासकर फ़िटनेस के क्षेत्र में अगर कुछ कर सकते हैं वो आप ज़रूर करें। जो कोई ईज़िली अवेलेबल गेम है गांव में, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ये चीज़ें ज़्यादा कीमत नहीं मांगती हैं। और इस तरह की कोई गेम्स हैं उनके ऊपर बच्चों को बढ़ावा देने के लिए जो फाइनेंशियल हेल्प धीरे धीरे होगी, वो समाज के साथ जैसे जैसे आप लोगों के साथ जुड़ेंगे वो आपको मिलेगी। और क्यों ना हम जयसिंहपुर क्षेत्र है या लंबा गाँव क्षेत्र है या पालमपुर है, कांगड़ा ज़िला कांगड़ा है, कम से कम अपने लेवल पर एक सब डिवीज़न या तहसील या ज़िले के लेवल पर ही क्यों ना हम इसे एक रोल मॉडल बनाएं। इसके लिए मैं आपको बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ कि आप अपने हर एक एंडेवर में कामयाब हों, जीवन में भी आप सब सफलताएं पाएं, मेरी दुआ है। थैंक यू। तो मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूँ कि जितनी इन्फॉर्मेशन इस पॉडकास्ट में है, ये सबसे बेहतरीन पॉडकास्ट होने वाला है। तो आप पूरा पॉडकास्ट पक्का देखें। सर बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए। जय श्री राम।